C skills. I invite Vinod Vidyagar to deliver a introduction of our speaker, and he will take on the introduction. सगळ्यांना नमस्कार. दरचे हमदर्द ट्रस्टच्या माध्यमातून आज एक सेमिनार या ठिकाणी आपण आयोजित केलेला आहे आणि त्या सेमिनारसाठी आज प्रमुख म्हणून ॲडव्होकेट नवीन चोमल सर हे आपल्याला लाभलेले आहेत. सरांचा थोडक्यात परिचय आपल्याला सांगतो की 28 वर्षापासून सर जे आहेत ते सेशन कोर्ट असेल, हायकोर्ट असेल किंवा सुप्रीम कोर्ट असेल या ठिकाणी सर कार्यरत आहेत, तिथे आपली प्रॅक्टिस करत आहेत. तसंच त्याबरोबर ते क्रिमिनल सेक्टर असेल, कॉर्पोरेटर असेल, सिव्हिल, NCLT आणि DRT आणि इलेक्शन मॅटर हे चांगल्या पद्धतीने ते हाताळत आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमिशनचे लीगल ॲडवायझर म्हणून देखील ते काम पाहत आहेत. त्याचबरोबर कमिशनर ऑफ पोलीस मुंबई येथे लॉ ऑफिसर म्हणून देखील ते काम पाहत आहेत. मागे पाहत होते. हां सर पाठीमागे म्हणजे या ठिकाणी ते काम पाहत होते. त्याचबरोबर विविध कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटीच्या पॅनलवरती देखील चोमल सर आहेत आणि सरांचं एक विशेष म्हणजे आपण त्यांना प्रत्येक विविध न्यूज चॅनलवरती देखील त्यांना आपण डिबेटमध्ये पाहिलं असेल. तर असं एक सुंदरसं व्यक्तिमत्व आपल्याला दर से हमदर्द तक या ट्रस्टच्या माध्यमातून आज आपल्याला हे सेमिनार या ठिकाणी लाभलेलं आहे. तर मी खरंच दर से हमदर्द तक ट्रस्टचा मी खरोखर आभारी आहे आणि मी सरांना विनंती करेन की सर आपण आपलं सेमिनारला सुरुवात करावी. सो मित्रांनो, माझं सौभाग्य आहे की आज मी आपल्यामध्ये आहे आणि मी माझ्या विषयाकडे थेट येतो. कारण की आपण देखील खूप स्मार्ट आहात, तर कसं विषयाचं इंट्रोडक्शन देण्याची काही आवश्यकता नहीं है और धीरे धीरे मैं हिंदी और इंग्लिश में भी इसको कवर करूँगा. ओके, स्किल्स ऑफ एडवोकेसी अर्थात ये विषय जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ मेरे विचार रख रहा हूँ, परंतु मुझे विश्वास है कि जैसे आप लोग भी वकील बनने वाले हो, एक आशा है मन में और एक खुद की भी योजना है, प्लानिंग है, तो आप लोग भी मन में काफ़ी कुछ सोच चुके होंगे कि मेरे अंदर ये पर्टिकुलर स्किल्स है तो मैं ये ज़्यादा डेवलप करूँगा या करूँगी, इस प्रकार से है. तो नेचुरली आप लोग को प्रत्येक को अपने अंदर का आत्म परीक्षण करना है कि मेरा कौन सा ज़्यादा टैलेंट है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं. जैसे कोई भी विषय को मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखता, थोड़ा सा कॉन्क्रीट बताता जाऊँगा कि जैसे कोई आदमी बहुत अच्छी तरह लिख पाता है तो वो तो उसमें इस पर ज़्यादा डेवलप करूँगा. कोई बहुत अच्छी तरह बोल पाता है या कोई काफ़ी देर तक मेहनत कर पाता है तो काफ़ी इधर उधर का अलग अलग काम ले सकता है. तो अलग अलग स्किल्स होते हैं और उसमें तो ये सब वकील में सर्वागुण होने चाहिए अलग अलग प्रकार के. तो उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या स्किल्स होते हैं एडवोकेसी के. देखो, एडवोकेट जो होता है एक कैरेक्टर समाज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए और उसका व्यक्तिमत्व सबसे पहले उसका काफ़ी क्या बोलते हैं कैप्चरिंग होना चाहिए. वो कहावत है ना, सेल्समैनशिप स्टार्ट्स फ्रॉम सेलिंग वन सेल्फ. तो यदि मैं चाहे एक्वागार्ड का फिल्टर बेचने गया, वाटर फिल्टर बेचने गया या मोबाइल बेचने गया, लेकिन मैं ही खुद एकदम बेढंगे कपड़े में रहूँगा, बाल बने नहीं रहेंगे, तो फिर वो क्या बेच पाऊँगा. तो पहले अपने आप को बहुत अच्छे ड्रेस में होना चाहिए एडवोकेट. तो आप लोग को अभी देखो, हर कोई बहुत अमीर घर का तो होता नहीं है, काफ़ी लोग स्ट्रगल में से भी आए, मैं भी आया हूँ ऐसे. तो लेकिन अपने को कहीं ना कहीं आप लोग को मनी का सेविंग करके कुछ भी करके पैसे जमा करके हमेशा याद रखना कि आप लोग के ड्रेसेस बहुत अच्छे टिप टॉप होने चाहिए. तो क्या होता है कि अपना जो अच्छे कपड़े रहे, अच्छा आउटफिट रहा, तो अपना स्मार्टनेस भी बढ़ता है, अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. बराबर है. सो यू शुड ऑलवेज फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लुक्स. सो दैट इज द फर्स्ट स्किल ऑफ एन एडवोकेट. ही शुड बी वेरी गुड लुकिंग. तो देखिए, जो रूप दिया वो तो ईश्वर ने दिया रहता है, लेकिन उसको भी अपन किस तरह से अपना व्यक्तिमत्व में कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण होता है. सो हमेशा अच्छे कपड़े पहनने का, जैसे जेंट्स लोग के लिए बोल सकता हूँ
कि अच्छे शूज़ पहनने चाहिए, क्योंकि क्या है न जानते हुए सबकॉन्शियसली लोगों की नज़र कभी भी अपने बूट पे जाती है, सैंडल्स पे जाती है। तो हमेशा याद रखें कि बूट सैंडल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बेल्ट वेल्ट अच्छी तरह परफेक्ट होना चाहिए, कपड़े अच्छे। तो क्या है, पहला जो अपना इम्प्रेशन गिरना चाहिए वो अगले पे बहुत पावरफुल गिरना चाहिए। दूसरा, जब अपन किसी से अभी इंटरेक्ट करते हैं एडवोकेसी में, तो उस व्यक्ति की आंखों में आंख डाल के बात करने का अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, और उसमें अपने उस आदमी को बराबर कोई भी विषय तो हल्के में टालना नहीं चाहिए, विषय की गहराई तक जाके बात करनी चाहिए, उससे संवाद साधना चाहिए और पूरी तरह उससे डीप में बात करके उससे कन्विंस करना चाहिए कि जो अपने जो मत है वो सही होने चाहिए कि नहीं। तो ये सब अपना बेसिकली पर्सनालिटी जो होती है एडवोकेट की, तो आप लोग को सबको निस्संदेह आप कर ही रहे हैं अपनी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, मैं किसी पे कोई ये नहीं कर रहा हूँ, पर तो एक याद रखना कि अपना खुद की पर्सनालिटी सबसे पहले रुबाबदार होनी चाहिए, कैप्चरिंग होनी चाहिए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट कमिंग टू द स्किल्स ऑफ एडवोकेसी। The advocate is basically supposed to lead the society. अलग अलग क्षेत्र के लोगों का अलग अलग स्कोप होता है। जैसे डॉक्टर होते हैं वो सेवाभावी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर की भी व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए ताकि पेशेंट को काफ़ी कुछ सूद कर सके, नो डाउट। परंतु डॉक्टर का काम नहीं है कि अपने मत पूरे समाज में फैला सके या कुछ भी वगैरह से, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो कर्तव्य नहीं होता है, ना ही किसी आर्किटेक्ट का होता है। पर तो लॉयर जो होता है उसका रोल अलग होता है, केवल कोर्ट तक ही सीमित नहीं होता है। कहीं अपन किसी सभा में भी जाते हैं या किसी कार्यक्रम में रहते हैं या ट्रेन में भी रहते हैं, किसी से लोग संवाद हुए तो वो कोई सामने वाला बात पूछे भी आप क्या करते हो, कोई बोले मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं लॉयर हूँ, तो लॉयर बोले तो लोगों ने अपने को हल्के में लेना नहीं चाहिए। जब अपन बात करें, संवाद करें, तो अपने मुंह से हमेशा परफेक्ट बात निकलनी चाहिए, ज्ञान की बात निकलनी चाहिए। ठीक है, उस विषय में अपने अपने मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किसी के सही भी होंगे, किसी के थोड़े से अलग भी होंगे ऐसे, परंतु बोलते हो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो हाउ डू यू डेवलप योरसेल्फ एज अ गुड लॉयर? उसमें ऐसा है कि सबसे पहले अपना काम पड़ता है बोलने से। सो फर्स्ट स्किल ऑफ अ लॉयर इज ही शुड बी एबल टू स्पीक वेरी वेल विथ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब अपने भाषा पे कमांड रहेगा। अगर मेरी इंग्लिश पे कमांड नहीं रहेगा तो नेचुरली बोलते हो मैं थोड़ा सा स्टेमर करूँगा, टालूंगा। तो यू ऑल शुड डेवलप स्पीकिंग इन गुड इंग्लिश। सो नाउ देयर इज टू वे ऑफ डेवलपिंग आवर इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत से लोगों का कल्चर होता है कि भाई थोड़ा सा घर में भी इंग्लिश बोलते हैं, माता पिता भी होता है, जबकि मैं इतना बहुत इंकरेज नहीं करता हूँ। हमें अपनी भाषा में ही संवाद करना चाहिए घर में। ठीक है, इंग्लिश भाषा में प्रभुत्व होना अलग बात है, परंतु अपने घर में अपनी संस्कृति, अपनी भाषा ही होनी चाहिए। तो इंग्लिश का सबसे बड़ा आवश्यकता है, क्योंकि कोर्ट्स में सब जगह इंग्लिश की उपयुक्तता होती है, समाज में बोलें। और एक नाना करके भी समाज में लोगों का दृष्टिकोण होता है कि अच्छी इंग्लिश बोल पाता है तो थोड़ा सा स्मार्ट रखती है, और यदि मैं नहीं बोल पाता हूँ, थोड़ा सा मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, पीछे रहता हूँ, तो थोड़ा लोग अपने देखने का दृष्टिकोण अपनी तरफ अलग रखते हैं, राइट। तो हाउ यू डेवलप द इंग्लिश लैंग्वेज? कैसे कर सकते हो? क्या क्या सजेशन है आपके पास में? Communication. हाँ, हाउ डू यू डेवलप इट? The people who are यस, बोलो उनके यस। साथ अच्छे से बात करेंगे। Daily interaction. हाँ, Yes. Daily Speaking in English, Yeah. yeah. and using purpose. Between friends also, Grammatical words. purposefully, yes. Yes. Hmm. Reading. Exactly. Now I'll tell you 2-3 things. A lawyer is always known as learned lawyer. So before a lawyer, there is always a title added, learned lawyer. So that learned is not just we are getting it by our profession, but we must prove ourselves to be learned lawyer. So as I said, we must keep on reading a lot of books, knowledge books. So for that you may develop in the course of your future career also. But to start with, I can suggest you 2 things. The shortcut, फटाफट. You please subscribe any good newspaper in your house. Say Times of India है,
or any Indian Express, any good newspaper in your house. And if possible, there should be no shame. Some of you may be very good in speaking English, very fluent, but some of you want to develop it. Of course, there is always scope for development. Try to read the newspaper by speaking, not just मन के मन में पढ़ना. Try to read it loud, the newspaper, and then have a dictionary with you or the Google with you, mobile. So any word you come across or any phrase you come across, you search in the Google. See, what happens is many times the good newspapers, they have lot of phrases, and those phrases have a good meaning behind it, some history behind it. So if you read it, you will come to know, अरे अच्छा इसने यहाँ पे यूज किया है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, ऐसे ऐसे 500 साल पहले इतिहास में या लिटरेचर में हुआ था, तो उसका यहाँ पे यूज किया है. So you should be aware. So if you continuously keep on reading all those things, so it goes through your mouth and you develop the habit of speaking English language, and with a good actual pronunciation. That Google also gives you the pronunciation. The pronunciation should be perfect. Like, for example, there is a word called enterprise, and there is a word called entrepreneurship. Am I right? No, wrong. Enterprise is a word, but there is no word called entrepreneurship. Entrepreneurship. Entrepreneur. E-N-T-R-E. It is not E-N-T-E-R-P-R-E-N-U-R. It is E-N-T-R-E. The process is entrepreneurship. So that it makes sure the difference. So राहुल गांधी से कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. So आप लोग स्मार्ट बनिए. So you should know the exact pronunciation of the words, and that will, once you start doing this thing, you will develop it, the interest in it also, and fun also. Yes, I've said it better than others. I'm overtaking the others. That will give you a particular sense of confidence and interest in it. And simultaneously, if you can start reading the case laws, that is very helpful to you, because see, you'll not only get to learn English, what the judicial English is, because if you read the newspapers, that is a different English language with different phrases. But if you read the case laws of Supreme Court, High Courts, those are using the phrases of legal terms, legal concepts. So that you keep on speaking loud and read the case laws. And any word you come across, any phrase you come across, you check through the Google or any dictionary and then go ahead. So you'll not only start learning the law, also enriching your legal knowledge also, but at the same time, the legal phrase. So whenever you're drafting the cases, you can use those phrases and all concepts. So these are the ways of developing your English language. But at the same time, English language जैसे आवश्यकता है, वैसे साथ ही साथ अपनी हिंदी भाषा भी तुम्हें बोलनी आनी चाहिए. वहाँ पे कोई तुम्हारा कमजोरी नहीं होनी चाहिए. अभी जैसे हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तो हिंदी भाषा बोलते हो शुद्ध हिंदी संस्कृत शब्द के प्रयोग करना चाहिए आप लोगों ने. ऐसा नहीं कि बोलते टेबल है, ये है, शुक्रिया, क्या ये लाजमी है, क्या लाजमी, वो रेडियो पाकिस्तान हो गया. ये वो उर्दू वर्ड मत डालो आप लोग, आप पूरा शुद्ध हिंदी शब्द वापरो उसमें. बराबर कि नहीं? मैं ऐसे ही टीवी पे डिबेट पे था, वो एंकर ने पूछा क्या ये लाजमी है क्या. मैंने बोला कि ये मालूम नहीं है, आजमी के अख्तर है. वह नहीं वो लाजमी है क्या. लाजमी क्या होता है? हिंदी पूछो ना, ये क्या तुम्हारा रेडियो पाकिस्तान लगा रखा है, भारत स्वतंत्र हो गया, अभी गए हो पाकिस्तान में, तुम हिंदी बात करो, तो उसको भी कहेंगे. तो आपका हिंदी शब्द पे कंट्रोल होना चाहिए, और आप हिंदी भाषा जब बोलोगे तो हिंदी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए. और हिंदी और मराठी आर वेरी कोरिलेटेड टू ईच अदर. यानी आप अच्छा हिंदी बोल सकते हो तो आप अच्छे मराठी भी बोल सकते हो, कि बहुत से शब्द करीब सेम ही मिलेंगे आप लोग को. लेकिन अब मराठी भी आपको डेवलप करनी चाहिए. हम देखते हैं कि बहुत सी बार अच्छे मराठी महाराष्ट्रियन वकील भी होते हैं ना, परंतु कोर्ट में जब वो आर्ग्यूमेंट करते हैं या कुछ पढ़ते हैं ना,
तो ऐसे लगते कि कहाँ कीचड़ में हाथ डाल रहे हैं, मराठी ठीक से बोल नहीं पाते, एक्टिंग करते कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ने की नौबत आ गई हमारी, और वो बोल नहीं पाते ठीक से। तो ये गलत है। जब मराठी बोलने की वो समय है तो मराठी पूरा एकदम जैसे अस्खलित मराठी बोलते हैं। एक शब्द है अस्खलित, मीन्स परफेक्ट एकदम प्रोनाउंसिएशन के साथ में, और वो जैसे परफेक्ट मराठी, तो मराठी बोलना चाहिए। अब उसका मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ मराठी कैसे, क्योंकि आज अपन यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पूरा जो सिस्टम है महाराष्ट्र के अंदर वो मराठी के अंदर चलता है। बहुत से वकील लोग मार खाते हैं, प्रगति नहीं कर पाते, बहुत पैसा कमा नहीं पाते, क्योंकि वो एक खुद को मराठी डेवलप नहीं कर पाए हैं वो लोग। कैसे? क्योंकि अगर आप मंत्रालय में जाते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे एप्लीकेशन मराठी में ही रहते हैं। आप इंग्लिश में भी दे दो, दिक्कत नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस का जितना भी कारोबार चलता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, तो सब मराठी में चलते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में भी दे दो आपकी कंप्लेंट, ये जो भी एप्लीकेशन है, लेकिन सब चलता है मराठी में। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कार होती है, कार, तो आपने देखा बहुत से लोग कार के जो व्हील होते हैं उनका शेप ट्रायंगुलर होता है, किसी का चौकोनी होता है। लेकिन मेरी कार देखी आप लोगों ने, उसके व्हील गोल है, तो मेरी कार तेज दौड़ती है। और जिन लोग के ट्रायंगुलर स्क्वायर शेप के व्हील है वो रगड़ रगड़ के पड़े रहते हैं। तो सेम वे आप लोग को, आपको प्रोग्रेसिव कार को व्हील राउंड शेप के होने चाहिए। तो मराठी सीखो। तो यदि आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, कोई भी देते हो, तो मराठी में एप्लीकेशन दोगे आप, तो आपका काम बहुत फटाक से स्ट्रीमलाइन होकर निकल जाएगा, आगे पेपर काम बन जाएगा, चाहे वो 6-8 पेज का ही क्यों ना हो। लेकिन आप 2 पेज का इंग्लिश बना के दोगे ना, तो पुलिस के पास पढ़ा रहेगा, वो 2 साल तक पढ़ेगा नहीं। ये पढ़ेगा भाई तो पल्ले नहीं पड़ेगा, साइड में देगा से। सेम है मंत्रालय में। तो आपको कोई भी सरकारी यंत्रणा है, पुलिस स्टेशन है, जो भी काम कराना है, तो आपको आपका जो एप्लीकेशन बोलो कंप्लेन, वो मराठी में देने का आना चाहिए। तो वहाँ पे आप बोल नहीं सकते यार मैं तो हिंदी भाषी हूँ, मैं भी स्वयं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन मगर मैं मराठी जब बोलता हूँ तो कोई शरीफ आदमी बोल नहीं पाएगा कि महाराष्ट्र नहीं है। पूरा अस्खलित मराठी ज्याला आपण म्हणतो तसं माझं मराठी आहे बरंच, म्हणजे अनेक वर्ष शब्द प्रयोग माझे किंवा वाक्प्रचार म्हणी असे आहेत की मराठी लोकांना देखील माहीत नसतात। तर आपलं मराठी अगदी तंतोतंत पाहिजे आणि अस्खलित पाहिजे, म्हणजे जेणेकरून आपण जे काही अर्ज दाखल करतो शासनाकडे, कोणत्या शासकीय यंत्रणेकडे किंवा पोलीसमध्ये मुख्य, तर ते अगदी परफेक्ट गेलं पाहिजे आणि आपलं काम झालं पाहिजे. सो यू हॅव टू डेव्हलप युअर लँग्वेज टूल्स. देर इज वन व्हेरी बिग luminary in the judicial field, Lord Denning. You must have heard the name. He was a British judge, old, very brilliant judge, very good in expressing his thoughts. He was a very wise judge and he rose to very high level, and he has written some good books, not small books, but very thought provoking and very this thing. So in his first book, Discipline of Law, he written that words are the tools of a lawyer. So you should know the language, all the, of course उधर मराठी और हिंदी का तो काम नहीं था, वो अंग्रेज लोग से इंग्लिश था, बट उसने भाषा पे जोर दिया कि तुम्हारी भाषा पे तुम्हारा प्रभुत्व होना चाहिए एज अ लॉयर. दैट इज द फर्स्ट स्किल ऑफ एडवोकेसी. Got the point? So you should develop your language. So start with your personality. You should be a learned man. You should be, so one of the good thing is you should be daily reading the newspapers, because you should be aware what is happening in the society everywhere around us. And plus the law books. So one of the easiest way to learn the law is through case laws. I'll tell you how. Because what happens is, मैं जैसे आप लोग को एक बुक दे दूं IPC की, तो चलो वो बैरेक्ट हो या अच्छी कमेंट्री वाली भी हो, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि सेक्शन होता है, उसकी कमेंट्रीज होती है, लेकिन हमको भी बहुत से बार एब्स्ट्रैक्ट जाता है, तो उस वक्त उसका क्या क्या स्कोप है, मीनिंग है, इतना ग्रास करने में डिफिकल्टी आती है. जबकि हमको तो काफ़ी कुछ अनुभव आ चुका है, नॉट बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल बट एटलीस्ट आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ. तो आप लोग को तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में वो पूरा बुक पढ़ते इतना ग्रास्पिंग नहीं आएगा, लेकिन वही आप केस लॉ पढ़ोगे
तो केस लॉ क्या होता है, उसमें स्टोरी होती है कि इसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, ऐसा, तो इसलिए ये सेक्शन लगा। तो वो पट से कैच होता है कि इस सेक्शन का क्या यूज है, या ये पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ जो सीआरपीसी है या एविडेंस एक्ट है कि भाई हाँ ये सेक्शन क्यों लगा एविडेंस एक्ट का, इसका क्या स्कोप है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे बताता हूँ कि एविडेंस एक्ट है, आप पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ते होगे तो ठीक है, वो बेसिक थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन उसका एक छोटा सा सेक्शन पोर्शन बताता हूँ कि उसमें ऐसे कहा गया है कि पुलिस के आगे दिया कोई भी स्टेटमेंट होता है कन्फेशन का, उसे ग्राह्य माना नहीं जाता है, बराबर है। वरना तो पुलिस तो बहुत इजीली हो जाएगा ना, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इसको फ्रेम करना है तो उल्टा टांग के मार मुर के लिखवा लिया कि मैंने इन्हें फलाना क्राइम किया, तो काहे को मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, सब करूँगा इजीली, मेरे को लगता है इसने किया तो मैं इसी को फ्रेम कर सकता हूँ। तो ये सब है सेक्शन 24, 25, 26 बताते हैं, कोई भी इंड्यूसमेंट के अंडर में बोलो या कैसे भी हो, पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल इन लॉ, बराबर। लेकिन 24, 25, 26 के अंदर एक सेक्शन आता है, सेक्शन 27, विच इज एक्सेप्शन टू ये 24, 25, 26 की थ्योरी है कि भाई कोई एक्यूज होता है पुलिस कस्टडी के अंदर, केस के अंदर अरेस्टेड, तो उस वक्त ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यदि वो पुलिस को कुछ जानकारी देता है कोई भी, तो उस जानकारी के बेसिस पे पुलिस वहां जाके कोई समझो वेपन है, जैसे कोई चाकू है या रिवॉल्वर है या कुछ और चीज है, प्राप्त कर देती है वहां पे, सो दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट दैट पर्सन कि इससे जानकारी मिली और ये मिल गया चीज, तो हो सकता है इसी ने ये क्राइम किया हो सकता है, और डिपेंडिंग ऑन अदर सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो, बराबर है। तो उसमें क्या करते हैं बहुत सी बार पुलिस लोग कि जब उसका स्टेटमेंट लिखते हैं ना एक्यूज का, तो वे पूरी कहानी लिख देते हैं कि मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, मैंने ऐसे मर्डर किया है, लेकिन वो जो पहले वाला जो पोर्शन होता है, मैंने ऐसे किया, ऐसे क्राइम किया, अगर वो इज ऑलरेडी हिट बाय सेक्शन 24, 25, 26, तो नो मैटर पुलिस ने कुछ भी लिखा, जजेस आर नॉट सपोज्ड टू रीड दैट थिंग, सिर्फ इतना ही कि भाई मैं तुमको ये निकाल के देता हूँ कि भाई वेपन है। अभी वो हो सकता है कि मैंने क्राइम नहीं किया होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि कहाँ वेपन पड़ा है, हो सकता है मैंने सिर्फ दिखाया होगा वगैरह से, वो ऑल सिचुएशन में डिपेंड करता है। तो ये सब आप केस लॉज पढ़ोगे तो केस लॉ में भी एक्सप्लेन करते हैं, जजेस लोग डिस्कस करते हैं कि क्या स्कोप होता है उस सेक्शन का, कितना कंसिडर करना चाहिए, फिर जजेस वो जजमेंट्स में बार बार कवर करते हैं कि चाहे सेक्शन 27 के पंचनामा में पुलिस ने पूरी राम कथा लिखा ली हो, लेकिन वो रीड नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल विल गिव यू द एग्जैक्ट लॉ का क्या मीनिंग होता है, कितना क्या है वर्स। सो यू मस्ट ऑल कीप ऑन रीडिंग द केस लॉज वगैरह से, तो उसमें क्या मेहनत करनी पड़ती है ना, लेकिन वो क्या है कि रुचि डेवलप करो। एक बार आपको पढ़ने लगोगे और नॉलेज गेन करने लगोगे ना, यू स्टार्ट फीलिंग कि बाकी मेरे कलीग्स से मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, तो द मोमेंट यू फील स्लाइटली अबाउट द अदर ना, एक रुचि आएगी कि यस मैं और पढ़ूंगी ताकि मेरे को और बाकी आगे पढ़ने का स्कोप मिलेगा, तो यू डेवलप दैट हैबिट। तो अल्टीमेटली वी आर लर्नड लॉयर्स, तो अपना नॉलेज हर चीज़ में होना चाहिए, नॉट जस्ट लर्नड अबाउट लॉ बट ऑल द फील्ड्स। सो यू शुड बी नोइंग द व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। बहुत सी बार न्यूज़पेपर के मीडिया के थ्रू भी अपने को पता चलता है कि क्या हो रहा है और उसमें कौन सा लॉ अप्लाई किया गया है। जैसे कोई रिसेंटली आप लोग पढ़ रहे होंगे बार बार कि पुणे में एक बहुत ही गंदा कांड हो गया है, वो माइनर लड़के ने मदिरा पान कर पोर्शे कार में 2 जनों को मरवा दिया, तो उसमें भी अपने को पढ़ने में चलता है कि चाहे उसको एडवांटेज मिला पहले बेल का बीइंग अ माइनर, हाँ ठीक है, उसके पीछे कंसेप्ट है कि भाई माइनर शुड बी स्टडी प्रोटेक्टेड एंड नॉट बी एक्सपोज टू द एंटायर क्रिमिनल वर्ल्ड, एंड हो सके तो बचा लो उनको। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ दिखता तो माइनर है लेकिन इन्हें बट बॉर्डर लाइन पे होता है, बट इसका माइंड इज फुली शार्प, सो ही शुड बी ट्रीटेड एज एडल्ट होकर, तो उसको वापस अरेस्ट हो गई है ना। तो ये सब वो अपने न्यूज़पेपर के जो पढ़ने को मिलता है वगैरह से। तो उसमें क्या होता है कि एक बुक पढ़ी थी हमने, सूनावाला एक ऑथर है, सूनावाला एंड एडवोकेसी, तो उसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है
कि a lawyer should be learned and should be prepared for the case beforehand and not afterwards. Because if you start learning about the case after the case comes to him, it will be too late. And just like, for example, okay, he should be regularly conversant about what is happening around him. Because we are social animals. अपने पास हर तरह की केस आ सकती है. मैं चाहे क्रिमिनल लॉयर भी रहा तो भी वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की भी आ सकती है, तो बैंकिंग के मैटर के बारे में से प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, तो मर्डर की भी हो सकती है. तो वन ऑफ द गुड टूल इज वॉचिंग टेलीविजन न्यूज, डिफरेंट आर्टिकल्स, रीडिंग द न्यूज़पेपर्स वगैरह जो भी है. और जब अपन ये सब पढ़ते हैं तो कोई घटना अपने दिखती है तो अपना मन, वी हैव टू डेवलप दैट स्किल एंड जिगित्सा कि भाई मैं इसका क्या लॉ है वो पहले से ही पढ़ के रहूं. तो हो सकता है पेपर में पढ़ लिया कैसे सा ऑफेंस हुआ है, एंड हो सकता है अग्रवाल जी कल कार लेके आपके घर पे आ जाए. फिर आप सोचोगे कि ठीक है मैं देख के बताती हूँ, तब तक अग्रवाल समझ जाएगा कि वो बोलते हैं मराठीत माप घ्यायचं, ते माप घेतात क्लाइंट लोक पण आपल्या ॲडव्होकेट की याला किती येतं. तो अब देख लो कि इसको आता नहीं है. वही हो सकता है तुम पहले ही, जैसे पता चला पेपर में कैसे ऐसा घटना हुई है तो तुम उसका लॉ पढ़ के रखो कि बीच में ये लॉ है, ऐसा ऐसा है. तो यू कैन ऑलवेज टेल कि यस तुम्हारे फेवर में ये लॉ है, ये है, अपन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं. सो यू हैव टू कीप ऑन इमेजिनिंग योरसेल्फ कि यदि मैं उस जगह पे रहूंगा लॉयर तो मैं कैसे आर्ग्यू करूंगा, मैं क्या क्या करूंगा वगैरह से. सो यू हैव टू कीप ऑन इमेजिनिंग योरसेल्फ. So that is one very good thing you have to develop as a lawyers, that you have to be prepared for the case before the case comes to you, not after the case. ठीक है, आफ्टर द केस भी बाद में तुम काफ़ी कुछ में रिसर्च करो अगर अलग बात है, ये बेसिक तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए एज अ लॉयर. एम आई राइट? तो लेट अस मूव हेड. फिर अभी तो है आपका कि जैसे अभी आप लोग एग्जाम दोगे, लॉयर्स बनोगे, सनद लोगे और कोर्ट के अंदर रहोगे. तो कोर्ट के अंदर भी हाउ डू हैव योर स्किल्स एज अ लॉयर. तो वैसे तो बहुत गुण होते हैं, तो लेट अस स्टार्ट छोटे छोटे गुणों से स्टार्ट करना. कि जब भी तुम कोर्ट में रहोगे तो यू शुड बी वेरी वेल ड्रेस्ड. कि बहुत सी बार हमने देखा है कि कुछ कुछ वकील होते हैं कि कोट बराबर नहीं होता है, ढीला ढाला होता है, या फिर जो हम बैंड पहनते हैं वो मैला हो चुका रहता है या लूज रहता है, ऐसा ऐसा, या बैंड पहना रहता है और बटन खुली रहती है कुछ लोगों की वजह से. सो कभी नहीं. दिस इज आवर ओन टेम्पल हम लोग, तो वी शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. तो बैंड एकदम शाइनिंग होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वाइट स्पॉटलेस, एंड बाद में अच्छी तरह परफेक्ट होना चाहिए और कोट वोट परफेक्ट होना चाहिए. सो यू शुड बी ऑलवेज वेरी, अच्छे शूज़ खरीदो, अच्छा बेल्ट वेल्ट पहन के टिप टॉप रहो. कभी अरे गर्ल्स को भी अच्छे सैंडल, अच्छे ड्रेस पहन के आगे रहो. सो यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड पर्सनैलिटी दिस थिंग, एंड ट्राई टू एज अर्ली एज पॉसिबल डेवलप मास्टरी ओवर द लॉज. तो वो एक ही तरीका है, रीड ऑल द न्यूज़पेपर्स, रीड ऑल द क्या बोलते हैं केस लॉज वगैरह. उससे क्या हर केस लॉ में स्टोरी होती है, उसके रिलेटेड लॉ होता है, तो ग्रास्पिंग याद रखना बहुत इजी पड़ता है. फिर बाद में जैसे आप लोग जो भी चैम्बर ज्वाइन करोगे तो उस चैम्बर में भी जो जो केसेस चलते रहते हैं तो उसका ब्रीफ खोल के पढ़ो. जो नहीं तो सीनियर लोगों को पूछो क्या है इसमें वगैरह. तो थोड़ा सा आप इंक्विजिटिव होकर पूछोगे तो आपको भी सीनियर गाइड करेगा, ये है वो है. ऐसा नहीं कि मेरे को जितना काम बोला उतना ही मैं करूँगा या करूँगी, बाकी का अभी 6 बज गए भी घर जाना है, वो नहीं होना चाहिए. एक तैयारी होनी चाहिए. बहुत से लोग का तो देखो बहुत दूर दूर तक घर होता है, सो वी हैव टू लीव अर्ली ऑल्सो, स्पेशली गर्ल्स. सो यू कैन concentrate whatever time you are in the chamber, and then you carry the work home. That after going home you can at least do some little work, so you are slightly involved in the process. So always be involved in the study process. Now comes one beautiful skill of a lawyer, that is to draft your applications. That is very important, how to draft. We can have different series on drafting various applications, like how to draft a bail application, how to draft a anticipatory bail or writ petition. That is all different thing, but you should know how to draft it. So one of the
important thing that you require for drafting is good language, and apart from good language, a good understanding of the law. कि भाई what application I am making, so that it should be based with the law, supported with the law. वरना फॉर एग्जांपल बेल एप्लीकेशन फाइल कर दिया लेकिन अपन कुछ भी गलत पॉइंट्स लिख दिए तो उससे जज को पता है लॉ का तो पॉइंट नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी यूँ ही लिख दिया उसने. So should be have thorough with the law. Now, there is two way of drafting the petitions, especially for young lawyers. Maybe somebody's father is a lawyer, so he might be having a total setup. But all those who don't have the setup, there is two ways of drafting the petitions or applications. Either you write the entire application by your hand and give it to a typist to prepare your application, right? Or you catch a stenographer, you dictate to the stenographer, and according to stenographer will prepare the application, right? There are two ways of doing it. Or is there any third way? Dictating. Word में dictate करके. हाँ, dictate, yeah, and to the computer also. Very good, very good. And see, but the first two ways are certainly better because see, whenever we draft it by write by hand and give it to typist, so the typist are also experienced, so they know that even if we may not have given in proper format, they know the format, so they will prepare in proper format and give it to you back. So you get a ready-made help from the typist also and guidance in the initial stages. So that is the advantage. And or if you tell the stenographer also, he knows the formats. Sometimes he knows certain points also, grounds. So after the 10 rounds, he may add 2-3 rounds from his own side also, and he can help you preparing this thing also. So that is also, you can do it over. Otherwise, once you develop further, then you can use that technology also, dictate the computer, and that computer will put it. There is one more way which I prefer, and I have reaped a lot of advantages of it. If you can do it, learn typing. वरना जैसे that catch typing सीखने जो होता है मेरा है उंगलियां फास्ट बराबर ना. Don't fool yourself. See, learning typing is a very important thing because there is a technique where they actually teach us that which finger moves which key. So it is so scientifically designed that you can do it so fast, whatever you want to type, rather than you do this thing. So in the course of the time with the experience you can develop fada, but that is not like having a car with a square shaped wheels. So if you learn the typing, you know which finger goes for which key. That is always better. So what happens is, if you have a computer in your house or you have a laptop and you start drafting your own petitions, that will be a very good boost to you in many ways. See, what happens is, if you write something and give it to a typist, there is a limitation that you write once and then he will do it. But when you are typing on the computer or laptop on your own, you come across different ideas. So after you go ahead for drafting, you feel कि अरे 4 pages back I have written something. I think I should change it and write it in a better way. So you can immediately change it over there. So you can keep on improving your draft and then prepare a good draft. So what it triggers your thinking process also about the law. And when you are drafting on your own, you are presenting yourself thought for scrutiny of the judge and everybody. So you tend to improve upon yourself every time. So you should learn the art of drafting. Initial stages you can approach all of us, we can give you drafts. For example, bail application, this is a draft. So you can see how it is drafted, what is the format for everything, and what are the grounds written. If it is a writ petition, you can see what are the drafts. For example, there is a petition of quashing. You know what is quashing petition? Yeah, exactly. Means what happens is,
द जनरल रूल इज दैट कि किसी पे FIR हो गया है, पर्सन इज एक्यूज्ड, he is supposed to face the trial. He may be innocent, but he has to go through the trial. He cannot go to the High Court to please quash it. But exception cases are such where the matter is so wrong, so false against that person that it can be quashed also. So often we see the lawyers, they file quashing petitions, but they go with the false grounds that whatever is it is false, this is false, this is false. Then High Court just says, what is this going on? What have you drafted? You are saying that all these allegations are false. Very true. You may be right, but how can we decide today without recording the evidence of both the sides and hearing the arguments? So you face the trial and convince the trial court. But for quashing, there are certain special grounds. That is one very big judgment of Bhajan Lal. Yes. Yeah. So in that, Supreme Court laid down certain points that if these points are satisfied, then the matter can be quashed. So you should know the law very well and then accordingly draft it. So that what the petition requires for quashing. For example, if you are filing a writ petition, so there should be always the element that something the government is doing is arbitrary or something violating the fundamental right of equality. So there is something which is the government not required. So your petition should be able to explain how the government has done something arbitrary and how it is arbitrary. So this is all your skills of drafting. So when you are drafting the petitions, you should be devoting a lot of time in first mastering the facts of the case. If you are taking a case in hand, you should know all the facts of the case very properly, and then you should know how to present your case in a better way. Like there is a story that there was a king, राजा था, और उसको सपना आता है कि उसके सारे दांत टूट गए, एक ही दांत बचा है. तो दूसरे दिन वो राज दरबार में आता है, कि उसको याद आता है सपना आया था ऐसा सा. तो राज ज्योतिष को बुलाता है कि इसका क्या संकेत होगा ऐसा सा. तो वो तो बोलता है कि साहब ये तो बहुत बुरा हो गया, अभी आपके सब परिजन हैं, घर वाले हैं, वो मरेंगे और आप अकेले बचे रहोगे. तो राजा भी बेचारा दुखी हो जाता है और बार बार विचार करने लगता है कि ये मरेगा तो क्या होगा, वो मरेगा तो क्या होगा. अपनों से तो सारे को लगा होता है ना, चाहे वो राजा हो या साधारण लोग अपने जैसे हो. तो राज दरबार में धीरे धीरे वातावरण जरा टेंस हो जाता है. तो एक समझदार जो दरबारी होता है वो आता है, देखता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, फिर पूछता है क्या हुआ, वो बताता है ऐसा है, ठीक है. फिर वो राजा को वही फैक्ट चीज को अलग तरह से प्रेजेंट करता है कि साहब इसका तात्पर्य केवल ऐसा है कि सब लोग अपनी अच्छी सी लंबी जिंदगी जीने वाले, कोई ऐसा नहीं कि कल मरने वाला है, परंतु आप पुण्यवान हो, आपने लोगों के इतना सबसे आशीर्वाद लिया है, तो आपको बहुत अच्छी लंबी जिंदगी मिली है जो देर तक सबकी सेवा कर पाओगे. तो पूरा वातावरण चेंज हो जाता है. So that is how we lawyers are there. We should be able to explain our case. So we have to be very strategically. So while drafting you have to always keep on imagining कि मैं जो ड्राफ्ट कर रहा हूँ जज पढ़ रहा है, फिर जज क्या सोच रहा है. तो सपोज मैं अभी क्रिमिनल का एग्जांपल देता हूँ कि हम अगर बेल मांगते हैं जज से कोई केस में, फॉर एग्जांपल उससे समझो मारामारी की, किसी को चाकू से मारा हुआ है, तो जज के हमने तो फैक्ट्स है FIR में क्या क्या एलिगेशन है वगैरह से. सो नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग द होल थिंग कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, मैं तो यहाँ पे था, वहाँ पे था, या मैंने सिर्फ इतना ही पंच मारा है, वो दूसरे ने चाकू चलाया, जो भी हुआ. तो यू हैव टू कीप ऑन एक्सप्लेनिंग सच में कि जज पढ़ रहा है सारा. सो हाउ इम्प्रेशन, व्हाट इम्प्रेशन विल बी क्रिएटिंग फॉर अबाउट द केस. देन यू राइट्स कि नहीं यार ये सेंटेंस बराबर नहीं होता है, यू कैन चेंज द सेंटेंस. हाँ अब ठीक है, नाउ ही शुड बी that he convinced in all this thing. So you have to keep on drafting that way. I tell you, my one case, it happened that
एक आदमी पे इल्जाम था कि उसने उसकी वाइफ को पॉइजन देके मार दिया, एंड ही वाज अरेस्टेड इन द केस ऑफ मर्डर. इट वाज केस फ्रॉम मालेगांव, नासिक. आई एम फ्रॉम नासिक बेसिकली. तो आई वाज एन फ्रेश लॉयर. सो मैंने हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल किया था, और आर्ग्यूमेंट में ऐसा था, फैक्ट्स कुछ इस प्रकार की थी कि वो उस दिन उसको भी पॉइजनिंग हो गया था आदमी को, और वो उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था थोड़ी देर के लिए, और वो भी बाद में थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बाद में बाहर आया, बट द वाइफ सकम्ड. तो पुलिस का कहना था कि नहीं नहीं उसने वाइफ को जहर से देके मारा, लेकिन बाद में खुद ही पीने की कोशिश की, तो इससे उसको तकलीफ हुई होगा सर. तो मैंने एक्सप्लेन किया उस केस को अगर से कि जो है, लेकिन एक पॉइंट पे मैं कम पड़ गया उसमें कि आई कैन विजुअलाइज कि जज क्या क्या पूछेगा मुझे सवाल. तो हाउ डिड शी एग्जैक्टली डाई, उसको ठीक से एलेबरेटली एक्सप्लेन नहीं किया था. तो दातार बोल के जज थे उस ज़माने में, 1996 की बात है. तो आर्ग्यूमेंट करते करते वहाँ तक पहुँच गया, और वहाँ पे जब वो उसने पूछा सो हाउ डिड शी डाई, तो मैं गलती से ये बोल दिया कि आई डोंट नो, बट मेरा ऐसा था. तो जब से जैसे ही मैं आई डोंट नो बोला, तो जज के मन में पूरा विचार बदल गया कि मैं इसको बेल दे देता हूँ, आई डोंट गिव बेल, और फिर रिजेक्ट कर दिया मैंने बेल एप्लीकेशन. सो आई लॉस्ट द केस, बट आई लर्न द लेसन कि वहाँ पे मैं गलत बोला. तो संजोग से केस मेरे पास ही रहा था. बाद में एक बार वो इनिशियल स्टेज था, बाद में केस का पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया, चार्जशीट फाइल किया. चार्जशीट फाइल की वापस में बेल के लिए वापस हाईकोर्ट में आया, सेशंस ने तो दिया नहीं था बेल. तो मैं समझ गया था कि पिछले बार मैं कहाँ गलती की थी. तो इस बार मैंने ड्राफ्टिंग में बराबर एक्सप्लेन किया था कि ऐसा पॉइजनिंग हुआ था, फूड पॉइजनिंग हुआ था, ये था, मैं तो घर पे नहीं था, बाद में आया, स्टोरी मेरी तरफ से भी डाली वगैरह से एक्सप्लेन किया. एंड फिर वो फूड पॉइजनिंग हो गई, मैं भी बीमार गिर गया, मेरे को भी लेके गए, लकीली मैं कैसे से बच गया भाई, सब लिख दिया. तो करते करते वो स्टोरी बोले, फिर जज ने वापस लकीली मुझे वही सवाल पूछा, सो हाउ डिड शी डाई. तो मैंने दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय केस, काइंडली टर्न टू पेज नंबर सच एंड सच, ये पैरा में लिखा है ऐसा ऐसा. तो जज ने पढ़ा, तो जज को पीपी को बोले कि सी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही एम आल्सो विक्टिम, ही आल्सो वाज रिक्वायर्ड टू ट्रीटेड, सो लेट हिम गो ऑन बेल, लेट अस सी इन द ट्रायल. खटखट बेल मिल गया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डेवलप अ स्किल ऑफ ड्राफ्टिंग. सो ड्राफ्टिंग विल रिक्वायर लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन. जैसे ऊपर वाला सब देखता है, वैसे सोचने का कि जज बार बार देख रहा है कि मैं जो जो लिखा हूँ जज पढ़ रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है. जैसे अपन बचपन में कैसे होता था कि ऐसे कॉम्पोजिशन लिखते थे तो टीचर पढ़ती थी फिर मार्क्स देती थी. तो ऐसे समझना कि जज पढ़ के मार्क्स देने वाला है. सो शुड बी दैट वे, वेरी अलर्ट. यस, Can I interrupt? या प्लीज यू ऑल शुड. Sir, during the bail stage also, is there any burden on the defense to prove that any particular fact? Suppose in your case, judge was asking you कि how did she die, but the prosecution should prove ना how did she die. प्रोसिक्यूशन तो बोल ही रहा है ना, इसने वाइफ को जहर देके मारा है. प्रोसिक्यूशन के पास तो केस रेडी है अपनी. तो क्या होता है, हियर वी आर नॉट सपोज्ड टू प्रूव, हियर वी हैव टू जस्ट एस्टैब्लिश प्राइमा फेसी कि देयर इज स्कोप कि भाई मैंने मारा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं लोग. पुलिस वाले, पुलिस तो थे नहीं वहाँ पे, घर पे तो मैं और मेरी वाइफ ही थी ना. So So, isn't so कि defense is just laying down some possibilities, other possibilities, यस, and leaving it to the court to decide. हाँ, और यू हैव टू गाइड द कोर्ट, यू हैव टू चैनलाइज द थॉट ऑफ द कोर्ट टू दैट व्हाट वी डिजायर. अरे our personality and our study of the case should be such that we should channelize the thought of the judge कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता है, and look these are the circumstances, these are the fact which at least create a room for the thought कि ऐसा ऐसा हुआ है. तो prosecution allegation is doubtful, ऐसा you have to extend. It is not proved, it is established. क्योंकि at that stage you are not proving something. Prove तो क्या होता है, ट्रायल के स्टेज में होता है, जब एविडेंस आता है, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, Defense needs to put his केस arguments. एंड एस्टैब्लिश टू द कोर्ट कि यस समथिंग इज इन माय फेवर. व्हाट अ पॉइंट. सो दैट इज द स्किल ऑफ अ लॉयर, दैट ही शुड बी वेरी मच व्हाट यू से alert and ready to explain to the court what the case is of our client. It may be of civil nature also. What are writ petitions we are filing of civil,
or any claim which we have of money over the other party. So then one other thing we should do as a lawyer is that basically we should not be complacent or we should not be shy of working hard. Because I'll tell you one thing, what happens is you have to be always very alert to various possibilities, what may happen in the court. जैसे कि हम लोग छोटे थे तो हमको इंग्लिश में वो बुक था रेलन मार्टिन ग्रामर का, तो उसमें वो होता था कि कंपैरिजंस होते थे, एज श्योर एज सनराइज, एज श्योर एज डेथ, एज कूल एज कुकुम्बर, एज तो होता है ना, एज कंपैरिजंस वगैरह, एज ग्रेव एज जज, एज प्रूडेंट एज जज वगैरह ऐसे, राइट. लेकिन 28 इयर्स का प्रैक्टिस ने मुझे थोड़ा सा गलत चीज सिखाया. एज अनप्रेडिक्टेबल एज अ जज, एज हेस्टी एज अ जज, एज अनरिलायबल एज अ जज, तो वो क्या होता है, उनका दिमाग क्या चलता है मालूम नहीं, वो कुछ भी आलतू फालतू सवाल पूछ लेते हैं. तो कभी कभी अपने मन में विचार आता है कि यार गलती तेरी नहीं है, तेरे को जिसने जज बनाया उसकी गलती है. हाँ, सो इसीलिए व्हेन वी आर ड्राफ्टिंग आवर पिटिशन we have to be very careful and we should be so involved in the matter and trying to take so much efforts that we explain our case in all possible ways. और जज के दिमाग में पितौरी कोई भी ख्याल आया इधर उधर, उसका एक्सप्लेनेशन उसमें होना चाहिए. अभी आई एम नोन फॉर अ वेरी टू बी ए गुड ड्राफ्ट्समैन. काफ़ी यानी मेरे लेक्चर्स भी होते रहते हैं ड्राफ्टिंग के बारे में. हो सकता है आप लोग को भी मैं हेल्प करूँगा, फॉर्मेट्स भी दे दूँगा, ये भी दे दूँगा. तो मेरा जूनियर था लॉयर, तो मुझे बार बार मजाक उड़ाता था, क्या आप इतना ड्राफ्टिंग करते बैठते हो, कितना क्या को लिखते हो इतना सब, कभी कोई पढ़ता भी है कि जज वगैरह से. तो होता है बहुत से 90% जज पढ़ते भी नहीं है, लेकिन हम करना एक आदत सी बन के गई है. फिर वो बताता है कि वो फलाना लॉयर देखो, वो तो बाहर टाइपिस्ट को फटाक से कोई डिक्टेट करता है और कोर्ट में जाके आर्ग्यू करता है, लेके आता है ऑर्डर्स. तो हमने समझा कि देख भाई, लाइफ जो है हर एक को सेम क्वेश्चन पेपर्स नहीं देती है. आपको अलग क्वेश्चन पेपर मिला, मेरे को अलग मिला हुआ है. उसका बाप भी लॉयर है, उसकी माँ भी गुड लुकिंग औरत थी, कोर्ट में काम करने वाली, बाद में लॉयर बनी. जजेस उसके अंदर उसकी माँ को देखते हैं तो वो कुछ भी बोले उसको बेल मिल जाता है. तेरी माँ कभी कोर्ट में आई नहीं है तो देखो, तो अपने को अपना करना पड़ेगा. सो यू डोंट हैव टू कॉपी व्हाट अदर पर्सन डूइंग, यू हैव टू गो बाय रूल बुक के बेसिकली मेरे को मेरी मेहनत करनी है, मेरे को आगे करना है. सो इन ड्राफ्टिंग योर पिटिशंस यू हैव टू बी अ वेरी व्हाट टू से एफर्ट टेकिंग पर्सन एंड विजुअलाइज कि जज में थिंक दिस वे तो उसका भी एक्सप्लेनेशन, जज में थिंक दैट वे उसका भी एक्सप्लेनेशन, एंड सेम वे द अदर पार्टी इज ऑल्सो गोइंग टू चैलेंज अवर पॉइंट्स. तो वो क्या क्या पॉइंट्स चैलेंज करेगा तो उसका भी एक्सप्लेनेशन बना के रखने का, ताकि अपना पिटिशन जो 4 पेज का है वो 11 पेज का भी हो सकता है, बट इट शुड बी थरो. So the more you properly draft a petition, it develops your own skill of law, skill of what to say, explaining things, and slowly in the course of the years, then you get the experience, and then you can again streamline your petitions. But then you get the full confidence that this requires only this to be said. But at the initial stage, you cannot, like when we are playing chess, जब नए नए खिलाड़ी रहते थे अपन लोग, तो अपन क्या करते थे कि एक रखने से पहले सोचते थे यार ये रखूं या नहीं रखूं बार बार. लेकिन अभी एक्सपर्ट होने के बाद में फटक से ये मूव करते हैं. तो वंस यू ग्रो एक्सपर्ट एंड यू आर फुली कॉन्फिडेंट, देन यू कैन स्ट्रीमलाइन योर ड्राफ्टिंग दैट ओके दिस पॉइंट्स आर सफिशिएंट फॉर गेटिंग व्हाटएवर रिलीफ यू वांट. बट एट द इनिशियल स्टेज यू शुड बी फुली थरो with everything, and the court may ask you any weird question also, but you cannot ask कि ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है. You have to keep on explaining everything. Then there is one more thing that you have to remember very well, is that we as a lawyer, to have the skill, we have to basically win the orders
for our clients from the court. So, as I was starting with my lecture by saying that we should be having a good personality. So, same way, before going to the court with a case, we should be very well dressed and we should be thorough with the case and we should aim that what has to be argued. So, you should not just go, okay, मैं argue कर लूँगा, but you should know, okay, how should I start with my case? Supposing I start with this thing, what will judge think? So let me not start with this thing. Let me start my argument by saying something. Let me start my argument saying. So what the judge may get a better impression about the case. Because sometimes what happens is the moment you start your arguments, judges are so hasty. They don't let you argue also. They start putting all weird questions. So we have to say, हमने भी फिर करें पूरा सुन तो लो बाद में तुम्हारे क्वेश्चन का भी रिप्लाई मिल जाएगा. Or the other side is also interrupting. They don't let you argue properly. So that's why you have to be prepared for that fight also. That you how to make the first impression before the judge in the best possible manner. So for that, first of all, your drafting should be very submissive in a very polite language. So what happens is normally when you are dictating, supposing a lower court's order is there. I am giving a very exact example. Lower court's order is there and you are challenging it before the high court, say, for example, or a sessions court. हाँ जी कौन है अंदर अंदर कॉफी अक्षय 2 मिनट ब्रेक आप लोग बोर तो नहीं हो रहा ना नहीं अभी कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लो बिंदास डोंट फील शाय एनीबॉडी अरे मैं नया जब आया था तो बहुत भीड़ थी और इंस्टीट्यूशन where judge is supreme and we have to always win the judge and get the orders from the judge. So our language should be very refined and submissive with giving all respect to the honorable judge. So supposing we have a case, good case, where it is clear that he should get that relief, but still we should try to write in such languages, ground should be made in such a way, or the initial submission should be made in such a way which gives importance to the judge, that we should show that the person is deserving the kindness of the court. So our entire posture should be submissive to the court that look, this has happened, so he deserves your kindness for this relief. This has happened, this circumstance also suggests that this person is innocent and he deserves your kindness. Or even civil, that look, that person has defrauded him with the not paid the money, so he deserves your kindness to give him that relief. So always give the importance to the honorable judge in your drafting. It should be that way. And even if you are say appealing against lower court's order, so that order may be wrong, but you should not make mockery of that lower court's order. Because what happens is, sometimes it happens that we argue the case before the lower court and lower court's order is so wrong, the judge is so wrong, so ultimately we have an anger and we draft our appeal in the superior court, and that time we criticize the judge that he's so wrong, so wrong. So in that case we tend to be slightly harsh on this thing and our language gets slightly a rough shape. So it's not advisable for a good lawyer, because you people have to have a very big career, you have to go up to Supreme Court and big position, right? So you should know. So despite anything, how to present in a very beautiful language, giving respect to the lower court judge also. So this generally should help you by if you have your own drafting, in which you can always keep on correcting your मेरे को मत दो, बाद में दूंगा मैं, आप लोग लो प्लीज सहन दे बेटा अक्षय. तो your language should be very beautiful, refined. So sometimes what happens is, if you are dictating to a steno, listen, these stenographers are very mischievous people. They have the habit of चढ़ाने का, वाह 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 वाह,
So in that case, we have seen many lawyers tempting to then use some harsh word against the lower court judge in the drafting, and something he has the right and the court should give him. That language with total 10 of this thing है. And that steno, wow, क्या point है, कितना bold है आपने लिखा. अरे उसका कुछ आता नहीं, वो तो तुम मस्का मारा है तुमको. और कभी कभी लेडीज स्टेनो रही तो उसको इम्प्रेस करने के लिए और कुछ लॉयर्स बहुत लिख देते हैं ज्यादा कुछ जो जरूरत नहीं होता है. So you should be very focused that what you have to achieve. So your language should be very submissive and refined. So when the judge reads it, he should be convinced that this lawyer knows the law very well. So one of the tools that should help you in good drafting is your reading of various case laws. So if you are knowing the law very well, you can draft exactly that. In that particular judgment, Supreme Court has used certain phrases or elaborate that concept. So in that particular bail application, you draw the analogy of the same case law and that concept, and look, say that Supreme Court has in such a case or the High Court in such a case use that particular views. So this person also deserves the same view of the Honorable Court. Rather than claiming that he also has a right for this thing, you have to say he deserves that view. Then it is a खाओ अच्छे. अरे खाओ. Huh? And you don't trust me? It's a very good summer. It's a coffee आ रहा है. चलेगा ना? तो समझ अच्छा है, बुरा नहीं, सब लोग खा रहे था. ये सबको दो. तिकडे पण दे मॅट सर पे. हॅलो अक्षय, तिकडे पण दे सगळ्यांना, रँडम सगळ्यांना. रोहित सरांना दे. So let me again. So let me again come to it that see, these are very important aspect of advocacy, that how you draft your petition. So for drafting every application or every petition, you should know the law behind it and the purpose of that particular petition, how the law is permitting this thing. So accordingly you have to draft that particular petition, and you can of course take the help of your seniors and what do you say, other friends, but draft it very properly. Then your language should, the petition should not only contain the law points properly, it should be very submissive and give respect to the judge. Please start. सबको दिया कि नहीं? आपने नहीं लिया? Sir, I have a birthday party. हाँ? I have a birthday party. तो क्या एक समोसा अपने खाने क्या कुछ नहीं होता है? लो तो यार सब लोग मजा आ रहा है. हाँ प्लीज स्टार्ट. तो हाँ, so your language should be very submissive. Then once you prepare a petition and file in the court, whatever application may be, you should be thorough with it about the facts and law. And when you go for argument, you should try to go with the case laws, supporting case laws. हाँ, दे दे कॉफी दे सगळ्यांना. आधी खाऊ दे, 2 मिनिटांनंतर दे. हाँ, कंदीलचा पण कोणी, सॉरी पौर्णिमाचा कोणी माणूस आलाय का? पौर्णिमाचा कोणी माणूस आलाय का मदतीला? तुझ दे सगळ्यांना दे. ट्रेमध्ये घेऊन ये सगळ्यांना फटाफट. So when you are going to the courts, you should go properly read with the application and going prepared with what the judge is going to ask or how you start presenting the case. Not कि अभी मैंने कर दिया, मैं देख लूँगा उस वक्त. But when the matter is called out, you don't know what to speak. So you should be composing yourself what to speak beforehand only. See, it is something like this, that at least in the sessions courts or the high court also, at least the judges give some time to speak. In Supreme Court what happens? It's a T20 match. All petitions are decided in 50 seconds, 45 seconds, 90 seconds, 95 seconds. They throw it off. So what they do is basically, they are basically in the Supreme Court, they read and come your entire petition. Not actually entire petition, they first read the High Court's order. So as per Supreme Court, High Court's order is final.
Supreme Court is to be challenged in a very rare cases. Special leave to petition. So special leave is only granted when the case is actually about some big violation of law or something there. Otherwise, all facts they will not interfere much. So once they read the High Court's order, of course High Court judges are also sharp. They write in so convincing way that ultimately anybody prima facie would get the impression that this is right. So they tend to dismiss your petition in Supreme Court, I'm saying. So what happens is on Monday and Friday those matters come for admissions, SLP. So 2 to 3 days before that, every judge has got some 8-10 law officers under them, interns. They mark the whole thing. Then they read your synopsis, how you explain the High Court judge where the mistake of this thing. So if your drafting is good and perfect, then the judge understands, oh, is it so? So the High Court has written this point, but it is wrong. He's explained it this way wrong. So then I think I can ask him. So but they are thorough with all the points. Even our weakest points, they know which page what this thing is there. So when you go to argue, sorry, please, in the Supreme Court, you should be knowing the judge is going to, even before you start saying something, he'll catch you. Explain for that point first, which is your weak point. So you should be prepared to explain in such a way, please, sir, that judge would like to hear you. So you have to compose your argument. Then whenever you argue before the court, you should be thorough with many things, all the facts, and you be ready that what if judge asks this question, how to explain it in a beautiful manner, not in an arrogant manner. Remember, sometimes judges are also so irritating that we tend to reply in a manner, but try to as far as possible be समझने जो नम्रता शिरोडकर के पास में नहीं हो अपने पास होनी चाहिए. That's what we keep on saying. Maybe you are too young. In the yesteryear there was a model Namrata Shirodkar. So very hot model she was. So we say जो नम्रता शिरोडकर के पास नहीं वो हमारे पास होनी चाहिए. So your personality before the judge should be very capturing, alluring to the judge and appealing to the judge. So whatever you say, judge should be in a position to read it. I'll tell you a small example. Recently we had a case of 2 boys caught importing ganja from foreign, and they were caught by the customs. Now it's not a very big offense, but I mean, I had it. So what happens is the quantity was small. So the mature judge before whom it was to come in the Kila court, 19 number court, he was knowing and he was granting bail in this matter. But now he is retired. So we know that the matter now temporarily go before a particular judge in another court. Now that lady judge is slightly, what do you say, unpredictable. Sorry, I don't know why. So she has her different whims, and right from the point that we go as lawyer and accused are brought before sorry, I don't know what by the authorities, police authorities or the customs authorities. So we have to take signature on the wakalatnama. So she is so eccentric, the judge, that she insists that you take my permission first and I take signature. Many judges don't indulge in all this thing. Tum le lo sign or chalo. Come to the top point. So I knew her nature. So what we did is we prepared a small beautiful application that they have brought before the court, and we require your permission for this thing. So I started myself with giving the application. Kindly permit me to take signature. So she felt so happy that yes, you are seeking my permission. She allowed it, and then we took the stage, and then we tried to plead our case. And ultimately, it's surprising that she granted the bail on the very same day. Normally, she, for the same people, she keeps them purposefully behind bar for 4 or 5 days.
So all the lawyers were shocked that तुमने ऐसे क्या किया? So this is where the skill as a lawyer, that you have to ultimately appeal to the judge. You have to win the heart of the judge and get the orders. Got the point? So these are all the skills of lawyer. Sir, what were your grounds in this specific case? Importing ganja from foreign. No, what has happened is fortunately we didn't have to do too much of it because that are certainly stereotype matters because the quantity was very less. So there were a quantity of personal consumption. But he did not even consume the ganja. No, before that only they Before he intercepted. consumes, yes. But it was brought for this thing. So of course we created a false story that this person was actually through that particular agency importing certain shoes. Okay. But nowadays that recreation marijuana is known in the foreign countries, that ganja and all thing. So it's so freely available that they name those brands in different way. So this particular got confused with that particular brand. So he Okay. thought he's ordering that particular shoes, but ultimately that thing came. But I don't have any intention of having ganja and all things. So that was our defense. But basically the quantity was less. So otherwise judges grant the bail on the very same day or the next day. But this lady personally throws you behind bar at least 1 week or 4 days, 5 days. But we knew her traits, that she is very arrogant and this thing, and she insists. So we pleased her by giving an application for signing the वकालत. So she was very happy कि कोई मेरे को इतना respect दे रहा है. फिर बाद में धीरे धीरे मीठा मीठा बोल के we got it and got the order. So this is how your ultimate skill of advocacy is there. Then another aspect of the lawyer is that basically you have to try to explain your case in such a beautiful way, because you see many times the movie is raddi, bekar, but the trailer is so interesting. So you have to make your trailer very interesting of the case. So first few lines you introduce a case is like a trailer of the case. So you have to prepare sort of a trailer. 4-5 line you have to explain your case in so beautiful way na the judge is basically on your side and try to win the judge on your side and then argue. But this second then beta. So you have to basically keep the judge in your this thing side. So always, then what happens is when you are arguing or making submissions in the courts, you will always face that situation that judges are suddenly going off the track, asking any weird question or anything. So it is your basically preparedness of the matter, that you have to prepare yourself in such a way that you anticipate कि ऐसा भी सवाल आ सकता है. So you should be ready कि ऐसा आए तो क्या, how to handle the situation, ऐसा तो how to handle the situation. Or the other side has also got certain points. When he raises those questions, how to deal with those situations with of course such a charming way that you are attractive to the court. You are so charming that you are not saying harsh words to a lawyer, but certainly explaining in a very beautiful way that his point is not correct. Maybe his concerns may be right, but it is not correct. So this is how ultimately depends on how you explain. So this is how you have to develop yourself, that what I want to reach. What a point. So this is. Achha, I thought you were asking some question. नहीं, thank you. नहीं, मेरे को नहीं पानी नीचे. Now, whatever I said is basically was up to the directly on the case, that you prepare your case and file it and go for argument. But many times what happens is you go to the court, you file the thing, and when the matter is called out for XYZ reason or any flimsy reason, the judges keep on adjourning the matter. So now you have to be very wise about how to handle those situations also. Supposing certain cases you know that it may be adjourned, so you should be prepared for that adjournment. You shouldn't have to do cow to the judge.
if he's giving a particular date, especially when the High Court is there, you have to speak very little at that time. Whatever date the judge gives, you take it respectfully. So what happens is judge understand that this lawyer speaks very less. He is very wise. So subconsciously you are creating your image in the court, because you have to keep on appearing before the judges again and again in different cases. So before all judges you have to build your image, a rapport with the judge, your image. So whatever, supposing there is some urgency, then you can definitely convince the court that definitely court may have given this date, but please, this is the urgency, please try for this thing. But otherwise, if the court is not ready to listen that on that day, don't try to impose your argument on the court. Just be silent, walk out gracefully from the court. Okay, what I say. So that creates your image that you are, what you say, in sync with the judge, in harmony with the judge, and you are, what you say, not a obnoxious person or not a intolerant person. Okay, even when I'm giving a date, he's doing cow, aisa. No, cha. So see what happens is, judges are also ultimately human beings, and often many lawyers make all reckless submissions, and they are not even worthy of listening also. So judges have to keep on listening to all worthless, and even after giving date, advocates keep on doing chow, this. So the judges get irritated. So never create your image before the court of a person who is irritating, but of a very matured person. That I took the decision that I am not listening to it, I am posting it. He just smiled and bowed before me and walked out. So next time when you are asking for a favor, subconsciously he will grant you the relief. So you have to basically, in all the courts, you have to build your image, because this is not a sprint race. Advocacy is a marathon race. You have to practice for another 40 years, 50 years. So in your career, you have to build your image before the judge. What a point. So this is how the skills of the lawyers are there. Now I'll leave it to your for the questions if you have any. So you were talking about something, orders of the lower court. No, I was saying that when we are drafting, and if we are imputing the order of the lower court, still your language should be very respectful to the lower court. Because when the judge reads it, and if he finds, see what happens is when the lengthy arguments goes, judge is listening to you also and is going through your what you have drafted. So if he goes through a paragraph where your language is not pleasant, and suddenly what you say, obnoxious person is unnecessarily criticizing the judge in the wrong words, then he will not tend to give you really what you want. And ultimately you have to remember one thing. You must have heard in your course of the career that this lawyer is so great, he's argued for 2 hours in the court, and this lawyer is so great, he argued for 3 hours in the court and got the order. Now that is all wrong concept and gone concept. It is stupidity to argue 2 hours, 3 hours, or 1 hour also. Now all good lawyers you will find, smart lawyers you find, they are so well prepared with the case beforehand. They enter the court hall at the appropriate time and they make the exactly pinpointed submissions to the court. They have the ability to explain to the court what is the crux of the matter, and come out with the order in their favor. Ho gaya kaam. Not to keep on banging your head before the court and unnecessary, and what you say, ultimately come out that client should say that, oh, look, our lawyer argued for 2 hours but judge is not listening. What is the point? Then some lawyers make a mistake of unnecessarily doing arguments in a loud voice and showing your unnecessary skill of oratory and something little dominance in the court. Ultimately what happens is you are playing to the gallery. That concept is known as playing to the gallery, means you are trying to impress the people behind you, your clients or other people. That is known as playing to the gallery. But whereas the judge is getting irritated, what's the point? Ultimately you are going to lose the case.
So next time the client is not going to come to you. We have seen certain cases where big people having a lot of money have engaged certain lawyers. There was one very big case of Bharat Shah, a big diamond merchant. There was a movie, क्या? Chori Chori Chupke Chupke. So he was involved in a big case. It was many years back. So he was arrested, Bharat Shah, in the underworld case. So they engaged some lawyers from Supreme Court who was not a civil lawyer, so he was not a criminal lawyer. And that lawyer came and argued, he was senior counsel, came from Supreme Court, so judge was also listening to it, so you must have taken so much of money. So judge was listening to him, they should not have entertained too much actually, should have made him quit within 5 minutes only. But he argued for 2-3 days. And he was trying to tell the court that I don't know the criminal law. Look what that lawyer was telling the court. I don't know the criminal law, but I am telling you this thing is there. I am telling you this thing is there. Gadhe ho. And ultimately you reject. And but the Gujarati people were saying, no, Vakil bahut fine argue kare chhe and all this thing, but judge nothing listening. What is the use? You should, in fact, on the contrary, win the judge and explain the case and come out with a brief argument. So you should know that you are not supposed to pay to the gallery. You should know, win the heart. So your argument may appear lackluster to the people. कि क्या ज़्यादा चिल्लाम चिल्ली नहीं किया, but ultimately is happy यार order तो लेके आ गया advocate favorable जो भी है वो. So you have to basically build your image before the courts of a very matured and seasoned man. Yes, he knows the law. So for that, of course, you have to keep on working hard. That is the first skill of lawyer. Because like we are on the 3rd floor, na? So you all came by lift some. Again, for the success, the lift is closed. You have to all take the staircase. You have to all have to do hard work. Learn the law, go through the case law, study yourself, prepare yourself. Ask. If you don't know, ask. Fortunately, in our field, everybody is there to help you. Even if you are arguing against a lawyer today, but next time you are arguing a case, he is sitting for some other case, he will tell you, "Arey, samajh bol, aisa point bol." So people are helping each other in this field. It's a very beautiful field of our lawyers. So you ask people, seek the help, everybody help you, and ultimately enrich yourself, develop yourself. But remember, you have to develop your personality as a very seasoned lawyer and always be submissive to the court. Of course, then there is one more thing. You don't have to be, somebody who is licking the feet of the judge. That should not be there. A lawyer is supposed to be a fearless person also. And if a need arises that something is wrong, he should be in a position to catch the collar of the judge also. I have also done my career. Even for High Court judges, I have caught their collar also. But that is not, shouldn't be your everyday routine. Ultimately, your aim should be such a way that you convince to the court that I am endeavoring. Supposing what happens is, especially I am a criminal lawyer. So most of the time the judges are against us because it's a natural human tendency that judges try to sympathize towards the victim. Had we been in position, we also would do the same thing. So you should understand the judge is going to be sympathizing towards the victims. So when you are arguing and when you try to explain the case, judge is not ready to listen other important points. Look, so much is there. No. Judges may do it, but you should not get what you say restless or form the opinion that you lost the case. No, you have to still hold your ground with all maturity, submission, and try to convince the court that look, I am trying to endeavor to see that I am doing my duty of explaining all the facts to the court properly or not. And then of course, then it is the sublime discretion of the Honorable Court to take the decision. Then I am accept with respect because my judge knows better how to do justice. So the court is impressed that yes, but he is endeavoring at least to explain his case. So you have to create that image before the court that I am arguing only till that point that I am able to put all my points before the court and court understands my case. And after understanding my case, court is then, I will not speak a word, let the court decide what are they saying. So this is how you have to ultimately develop your personality and image before the court. These are all the skills of a lawyer.
Of course, there are many other things we have to do, but these are basic you have to understand. So basically, is you as the center you have to imagine, and you have to develop your personality. You have to visualize, meditate, and concentrate about yourself. Okay, how I create my image. See. Still, anybody has any questions? Yes, please. Say if we are arguing in a court, Huh? and if we are arguing in a court and a judge is giving each and every person very less time to argue, okay, and says while arguing, he raises some question about that which we don't know and we have not drafted also. So how to handle that situation in that situation? See, it all depends on situation to situation. So there is nothing formula like 2 plus 2 is exactly 4 only. Right? I cannot give that reply. See, depend on situation. That if the judge is not giving us too much time to argue, but supposing while during the course of hearing, you come across a situation where that this particular point you have missed, and you're not even drafted on that point or not even contemplated on it or thought over it, but discussion has arisen, then best is don't try to feel rejected. Try to request the court that give me time, adjournment. Then I'm not prepared on this point, I'll come prepared on this point. And generally courts are liberal in at least granting the adjournment before they reject the matter. So then you can tell the court also, this point I have missed, but I'll come prepared on this point. Let me take instruction from the client, or let me see what this position is. But please give a short date, whatever it is. Because I'm not running away from the court, but I need to come prepared in the interest of justice and mercy. So try to take the date, come prepare and again go. Right? So you always, and then there is one more thing. These are many skills as a lawyer we have to do. There is something called a backup plan also. Plan to run away from the court also. Supposing we are arguing a case, but we know the judge is very, some not very liberal or not very prudent and is rejecting all cases. Sometimes we come across wrong judges also. See, that is the reality. Many judges are like that also. They should not have been made the judges. Then so you prepare and you also prepare a ground के भाई on this point you can take the adjournment. And वहाँ से तो निकलो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया था रन छोड़ कि भाई आज निकल जाएंगे तो कल वापस लड़ेंगे, आज इधर मर गए तो कल क्या रहेंगे. So you have to have backup plan also. Just as there was a movie गोविंदा का क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता. So in that movie it is there that Govinda is a lawyer, but he is a skilled lawyer. But what is happening in this case that every time in the first session he is in the fix, not able to win the case. But then he takes the adjournment and second session पूरी तैयारी करके आता है. Second time always he is winning. So सामने वाले बोलता है second session में तो पूरा करके आता है. So you should keep a backup plan also. These are all skills you have to take a certain lawyer judges. Any further questions? Please ask. Don't feel shy. How should a drafting be? Means it should contain more legal language type of words, or it should be in a simple format. Means our client should understand our draft, or it should not understand our draft. No, you should understand. But basically the art should be any person who reads should understand the thing. That is the first point of it. And within that, if you can add more diamonds in it of legal phrases or legal concepts. You know, ultimately when judge, see what happens is when you are arguing the matter now, judges keep on scrolling your papers of this thing and they keep on reading ये paragraph में क्या लिखा है में क्या. So if they read कि ऐसे ये point लिखा है and they are also prepared with the case laws. So then they understand कि यार इसने जो लिखा है, he's read that case law and he's drawing this case with that analogy and this thing. So they know कि ये prepared है, he's matured. So that does your work. So of course, the first thing is your aim should be any person should understand your case properly. That is more important. And then if you can enrich with the legal provisions, always better. And it should be concise or No. Startingly, I would always suggest you to make it slightly exhaustive. अगदीच काय म्हणतात फपाट पसारा नको
worthless thing, but still I try to cover everything. Even certain thoughts you think the judge may think that way, cover that explanation for that. Other point is going to raise this point against you, so you prepare defense for that also, raise this thing. So initially you make it that way, and slowly as you mature in the practice, you come across the situation that no need to write all this point. This point is enough. Then you can develop that particular confidence. Like initially when we are riding cycle, we are very careful. But slowly very interesting. बाल कॉम भी कर रहे हैं, चला रहे, इधर भी देख रहे, उधर भी देख रहे हैं, तो so it is like that. Yes. But you take drafts from all your senior friends, anybody will give draft for all applications, and understand what is the concept behind it, and then start drafting it accordingly. If you want, from my side also, I can also share my drafts with you. Okay. So thank you very much, and it was a great pleasure being with you. I enjoyed. Thank you, sir. Thank you, sir. So now I would like to call our convener to hand over a memento अरे उसकी क्या जरूरत है? and a sapling. अरे I'm part of your team only. And our senior advocate, Nitin Hazare, sir. Thank you very much. So beautiful. Hand over a sapling to sir. इसको प्लास्टिक में डालो ताकि Thank you very much, sir. Sir, thank you for the samosa and अरे coffee. नहीं हम लोग भी कोर्ट और जाके वो टाइम मिला नहीं हुआ 2 minutes for a vote of thanks. हाँ ओके So, before I proceed to vote of thanks, this was my second interaction with sir. He is as energetic as he was 2 years back when I was in a competition at Wilfred's Law College. He was the chief judge. There was five judge bench into the finals. So he is similarly energetic today as he was 2 years back. So thank you so much, sir, and I am really grateful to meet you again. Yeah, sir, my pleasure also. And on behalf of all of us present here, I would like to express our sincere gratitude toward you, so that you took time out of your busy schedule नहीं it's to enlighten my own pleasure also. Anytime also you can come to me. I'll keep on helping you. to enlighten us with this beautiful session. It was truly inspiring. I'm in all sorry, your I don't know ways. what's happening today unnecessary. Otherwise, I don't get the same. So thank you so much, sir, for everything. Thank you, dear. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. इसमें